अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टडी विद ईआरडी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग लेक्चर्स पे फर्स्ट टाइम पे लेसन नंबर 22 पे डायरेक्टली आ गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे लेक्चर्स को भी सर्च आउट करें। वो बहुत शॉर्ट बना दिए गए हैं। ये सीरीज जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जॉब होल्डर्स हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना एक-एक 2-2 घंटे की टाइम इन्वेस्ट करें। और मैंने बेसिकली जो है पर्सनली यूट्यूब पे सर्च किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत लॉन्ग लेक्चर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली फास्ट फॉरवर्ड करके चेक करते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई पर्सन आपको हेल्प आउट कर रहा है इस हवाले से, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करें, उसको एप्रिशिएट करें, उसको करेज करें। अब इस सब का सॉल्यूशन ये है, करेज ये नहीं करना कि फीसें पे करनी है, ये नहीं करना कि कॉन्टैक्ट करके मुझसे पर्सनल स्टडी लें ताकि मुझसे आप फ़ी वगैरह पे करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है, एक बेल आइकॉन पे क्लिक करना है, फॉर ऑल करना है, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए वो आपको टाइमली आपको डिलीवर हो। और किसी किस्म का आपको इश्यू है तो वो हम मुझसे डिस्कस करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैंने अपना नंबर दिया होता है, उस पे आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये कहूँगी कि आप कोशिश किया करें कि इनसे कुछ सीखें और इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएँ ताकि मैं इसको मज़ीद अच्छा बना सकूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि लेसन नंबर 22 है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। बेसिकली जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स है, द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है, tells us what nominal interest rates are on default free pure discount bonds of all maturities। अब बेसिकली अगर हम इसमें डिस्कस करना चाहें तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं। इसमें ये है कि रिलेशनशिप है बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स का, जो कि हमें ये कंफर्म करता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन डिफॉल्ट फ्री है, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स ऑफ ऑल मैच्योरिटीज है। अब इसका बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हम रिस्क, डिफॉल्ट और सिंगल लमसम अमाउंट्स को चेकआउट करते हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट के अंदर सारा ये सिनेरियो चलता है। When long-term rates are higher than short-term rates, we say term structure is upward sloping and vice versa। अब इस चीज़ में हम ये देखते हैं कि अगर सपोज शॉर्ट टर्म में आपको इंटरेस्ट रेट के बेस पे कम सिनेरियोज पे लॉस बियर आउट करना पड़ता है, जबकि लॉन्ग टर्म में इसके रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ये हाई लेवल पे जाए जाते हैं, इसकी अपवर्ड स्लोपिंग शो होना शुरू हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वो ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ टर्म स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें तीन तरह के हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन रियल रेट इज हाई, ऑल इंटरेस्ट रेट्स विल टेंड टू बी हायर एंड वाइस वर्सा। देखा जाए तो अगर आपका रियल रेट हाई लेवल पे जाएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेंडिंग है वो भी हायर पे जाएगी। मतलब कि इनका जो है बेसिकली पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनका पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं। अब जो आगे है पॉइंट, प्रोस्पेक्टस फॉर फ्यूचर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि बेसिकली इन्फ्लेशन है कि हमारे जो रोज़मर्रा रूटीन में हम लोगों की जो बहुत ज़्यादा ये महंगाई हो गई है, उसके हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर। अब इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, आया आज की इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट है। इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो आज का जो 10 रुपये हैं वो आगे इन्फ्लेशन रेट की वजह से अगले साल में डेफिनेटली या तो 20 रुपये होंगे या 15 रुपये होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कॉन्टीजेंसी के अकॉर्डिंग सारे अपने अमाउंट को उसके लिए होल्ड करना पड़ता है, ताकि हम बर वक्त जो फ्यूचर लॉस है उसको ओवरटेक कर सकें। वैल्यू ऑफ डॉलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस पीरियड ऑफ टाइम में बी इरोडेड बाय फ्यूचर इन्फ्लेशन। ये वही चीज़ें आपको डिस्कस कर रहे हैं जो आपको सिंपली वर्ड में बता दिया गया है कि आपको फ्यूचर लॉस से एक्सपेक्ट और उसको ओवर होल्ड करने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट होना ज़रूरी है।
और ये टाइम टेकिंग पे होती है। वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी भी इसी को कहते हैं कि जो आज का 10 रुपये है, अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो फ्यूचर में कितने मिलेंगे। तो बेसिकली हम लोगों का इन्वेस्टमेंट के पीछे भी यही रीज़न होता है कि जहाँ पे हम लोगों को अच्छा इंटरेस्ट रेट, अच्छा रिटर्न रिवॉर्ड मिलेगा, हम वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है मच। अब मैं अगर सिंपल वर्ड में इनको डिस्कस करना चाहूँ तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होता है, जबकि शॉर्ट टर्म में कम होता है। लॉन्ग टर्म में क्या ज़्यादा होता है कि बेसिकली हम एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो कंपनी कभी भी दिवालिया हो जाए, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म में अगर सपोज हमने 1 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें रिस्क रेट जो होता है वो कम होता है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा नहीं मिलता। इन सारे सिनेरियोज के बेस पे अगर हम देखें तो हम लोगों को जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिस्क होता है और उसमें इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन जबकि हम लोगों को शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम मिलेगा, बिकॉज कंपनी को इतना खास बेनिफिट नहीं होगा, कंपनी को ना करते भी आपको पे तो करना ही पड़ेगा। द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, आगे ये देखते हैं, आगे जो ये हमें पैराग्राफ मिल रहा है इसमें अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमें शो कर रहा है इंटरेस्ट रेट अपवर्ड स्लोपिंग, वो जो स्ट्रक्चर के हवाले से है, जबकि डाउनवर्ड स्लोपिंग शो हो रही है बी वाली पैराग्राफ में। आप अगर चेक करें इसके ग्राफ को तो इसमें टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको चेक कराई जा रही है। इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम, जिसमें रिस्क ज़्यादा है डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म शो कर रहा है, जबकि जिसमें रिस्क कम है वो शॉर्ट टर्म शो हो रहा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रीमियम भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा शो हो रहा है शॉर्ट टर्म पे। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बॉन्ड यील्ड एंड द यील्ड कर्व। When we know that yield on treasury notes and bond of different maturities are not the same, हम लोगों को ये भी पता है कि ट्रेजरी नोट पे जो यील्ड्स के रेट्स वगैरह होते हैं, जो यील्ड का जो एक आपकी अमाउंट मेंशन होती है, वो कभी भी सेम नहीं होती बॉन्ड्स के साथ। प्लॉटिंग द ट्रेजरी यील्ड रिलेटिव टू मेच्योरिटी गिव्स अस ट्रेजरी यील्ड कर्व और जस्ट यील्ड कर्व। अब इसमें ट्रेजरी यील्ड कर्व के बारे में जो बात की जा रही है वो जस्ट ट्रेजरी की मेच्योरिटी को शो करती है। अब इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। बेसिकली इसमें जो ग्राफ को वो डिनोट कर रहा है, ग्रीन लाइन जो है वो इसके यस्टरडे की वैल्यूज को शो कर रहा है कि यस्टरडे इसमें क्या फ्लक्चुएशन हुई है बॉन्ड यील्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट की। ये यील्डिंग जो है बेसिकली हम एक अदर सिंपल वे में बात करें तो इंटरेस्ट को कह रहे हैं। अब जो ब्लू लाइंस है, इसमें ब्लू लाइन कर्व जो शो कर रही है वो 4 वीक्स के अंदर फ्लक्चुएशन को शो कर रही है और 1 वीक में रेड। आपने ये गौर किया होगा कि अगर देखें 1 साल के अंदर जो है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो रिस्क रिवार्ड्स हैं वो ज़्यादा होता है, तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। हम 1 साल के अंदर उसका वो जो इसकी अप एंड डाउन है वो 1 वीक या यस्टरडे के साथ कंपेयर करें तो बहुत बहुत इसमें कम आती है और इसमें फ्लक्चुएशन का आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। अब ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल सिंपली इसी पैराग्राफ को उन्होंने डिस्कस किया। आगे हम मजीद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, मैंने हाईलाइट किया, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स हैव 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब ट्रेजरी नोट्स में और बॉन्ड्स में 3 तरह के फीचर्स अवेलेबल होते हैं, डिफॉल्ट फ्री, टैक्सेबल, हाईली लिक्विड। अब बेसिकली जो ट्रेजरी नोट्स होते हैं इसमें ना तो किसी किस्म का डिफॉल्ट होने का खतरा होता है, यानी कि आपकी अदर पार्टी आपको किसी किस्म का आपका बैड डेट्स नहीं होने वाला, आपके पैसे ज़ाया नहीं होने वाले, आपको किसी किस्म का रिस्क नहीं है। इसमें टैक्सेबल है, मतलब इसका टैक्सेबल होगा, आपको इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। हाईली लिक्विड मतलब कि कभी भी कैश में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ स्टॉक। अगर स्टॉक देखा जाए तो स्टॉक को आपको पहले उसके लिए वेंडर को, एक अदर परचेजर को ढूंढना पड़ता है, वो जब आता है तब आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल, आपके अकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल, आप उसको सेल नहीं करेंगे, आपके मुताबिक आपको वो पैसे नहीं देगा। अगर किसी स्टॉक का या किसी एसेट का, आप उसको तब तक नहीं सेल करेंगे जब तक आपकी डिमांड पे वो पूरा नहीं उतरेगा। जबकि लिक्विडिटी, ट्रेजरी जो है लिक्विडिटी है, आप इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक की हम अभी बात कर रहे थे, स्टॉक जो कि नॉन कैश आइटम है, ये नॉन लिक्विड है। अब इसकी हम मजीद डिस्कशन में जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इज डिफिकल्ट ड्यू टू, ये क्यों डिफिकल्ट होता है, इसको क्यों नहीं लिक्विडिटी में फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता। नॉट इवन प्रॉमिस कैश फ्लो आर नोन इन एडवांस।
बेसिकली ये इसी वजह से इसको नॉन लिक्विड कहा जाता है कि कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन में नॉन इवन प्रॉमिस कैश फ्लोज आर नॉन इन एडवांस। ये पहले से ही नहीं पता होता कि ये कब से और किस वजह से कितना का कैश फ्लो हमारे बिजनेस में इन करेगा। लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फॉरएवर सिंस कॉमन स्टॉक हैज नो मैच्योरिटी। इसमें जो बेसिकली है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए है। इसका कोई इन्फिनिट टाइम है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है आपको कंसीडर की जाएगी। इसकी ना कोई मैच्योरिटी है, ये इन्फिनिट टाइम है। जैसे कि परपेचुइटी में हमने पढ़ा है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इजीली ऑब्जर्व। आपको इसका मार्केट रेट भी इजीली ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता, ये थोड़ा सा टेक्निकली वर्क में कंसीडर करता है। अब कैश फ्लोज को हमने सिंपली अगर डिस्कस किया, कैश फ्लो होता क्या, कैश का इन आउट बिजनेस में चेक करना, आया कैश कहाँ से आया कहाँ गया, ये सारे सिनेरियोज जब हम एक बिजनेस में चेक करते हैं वो उसको जो परफॉर्मा हम तैयार करते हैं। ऑलरेडी ये चैप्टर नंबर 2 अप्रोक्सीमेट 4 में हमने ये डिस्कस किया है कि कैश फ्लो का परफॉर्मा और टेम्पलेट क्या है। तो उसमें अगर आप देखें तो कैश का इन आउट को बस देखा जाता है। अब आगे देखा जाए जीरो ग्रोथ स्टॉक क्या होता है। अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इन अ कंपनी विद अ कांस्टेंट डिविडेंड इज टर्म्ड एज जीरो ग्रोथ टाइप। बेसिकली जीरो ग्रोथ स्टॉक क्या होता है। जीरो ग्रोथ स्टॉक की हम अगर बात करें, अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इन अ कंपनी विद अ कांस्टेंट डिविडेंड इज टर्म्ड एज, अगर किसी कंपनी का कॉमन स्टॉक जो है कंपनी में कांस्टेंट डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक प्रॉफिट हम जनरेट करके कंपनी देती है, वो एक मिनिमम अमाउंट जो डिविडेंड की वो देती है, अगर वो फिक्स्ड है, किसी तरह की उसमें कांस्टेंट अमाउंट है और उसमें किसी किस्म का फ्लक्चुएशन नहीं है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो वो जीरो ग्रोथ टाइप कंसिडर होता है। ये आपने इसको रिमेंबर रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसका एमसीक्यूज किसी टाइप भी आपसे ये इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। बेसिकली अगला जो टॉपिक है ये इसी के हवाले से है, तो अगला जो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 23 अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।